नगरीय निकाय चुनाव का ऐलान 25 दिसंबर के बाद 2 फेज में होगी वोटिंग। पहली बार पार्षद प्रत्याशियों के लिए चुनाव खर्च की सीमा तय। कोरोना से एक ऐसी जंग, एमपी में जिस टीचर को लगा कोवैक्सीन का पहला डोज, उसे 15 दिन से सर्दी खांसी, नहीं हुआ कोविड टेस्ट। इंदौर में एंटी माफिया अभियान जारी, बदमाशों के अवैध निर्माण पर निगम का चला बुलडोजर। हमीदिया के बाद जेपी अस्पताल में बड़ी लापरवाही आई सामने, करीब 4 से 5 घंटे गुल रही जेपी अस्पताल की बिजली, बड़ा हादसा टला। कांग्रेस के ट्रैक्टर को लेकर विधानसभा घेराव पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान, किसानों के नाम पर ढोंग करना बंद करें। नमस्कार, न्यूज ऑब्जर्वर में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्यांशु जोशी। अब खबरें विस्तार से। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी पूरी कर ली है। प्रदेश के 344 नगरीय निकायों में वोटिंग 2 चरणों में होगी। आयोग चुनाव की घोषणा 25 दिसंबर के आसपास कर सकता है। हालांकि विधानसभा के शीतकालीन सत्र को ध्यान में रखते हुए जनवरी के पहले सप्ताह तक इसे टाला जा सकता है। यही नहीं, पहली बार पार्षद प्रत्याशियों के लिए चुनाव खर्च की सीमा तय कर दी गई है। उन्हें अपने चुनाव खर्च का ब्यौरा भी जमा कराना होगा। सूत्रों ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग की मंशा 30 जनवरी तक चुनाव परिणाम घोषित करने की है। इसकी वजह यह है कि निकाय चुनाव के बाद आयोग को पंचायत के चुनाव भी कराने हैं। आयोग पंचायत चुनाव 3 फेज में फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच में कराने की तैयारी में जुट गया है। मध्य प्रदेश में आईसीएमआर और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के ट्रायल का पहला टीका, जिस टीचर को 27 नवंबर को लगा था, वो 15 दिन से सर्दी खांसी से जूझ रहा है। हैरान करने वाली बात तो ये है कि ट्रायल करने वाली संस्था पीपल्स मेडिकल कॉलेज में वॉलंटियर टीचर को 2 बार देखने के बाद कोविड टेस्ट तक कराना उचित नहीं समझा। केवल सर्दी खांसी की दवा देकर आराम करने का कहकर लौटा दिया गया। पीपल्स मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अनिल दीक्षित ने कहा कि मुझे किसी वॉलंटियर के बीमार होने की जानकारी नहीं है। ऐसी बात है तो मैं कल उन्हें देखने वाले डॉक्टर संजय टंडन से बात करूंगा। जहां तक कोरोना टेस्ट कराने की बात है तो उन्हें ऐसा लक्षण रहा नहीं होगा। डॉक्टर दीक्षित ने जोर देकर कहा कि अब तक जिन वॉलंटियर्स को डोज दिया गया है उनमें किसी के भी बीमार होने या साइड इफेक्ट का फीडबैक नहीं मिला है। इंदौर में एंटी माफिया अभियान की कार्रवाई करीब 10 दिन बाद फिर से शुरू हो गई है। बुधवार को नगर निगम पुलिस और जिला प्रशासन की टीम ने 2 स्थानों पर गुंडों के मकानों को जमींदोज किया। पहली कार्रवाई पंडरीनाथ थाना क्षेत्र के बम्बई बाजार में की गई, वहीं दूसरी छतरीपुरा थाना क्षेत्र में। बुधवार सुबह नगर निगम की रिमूवल टीम सबसे पहले पंडरीनाथ थाना क्षेत्र के बम्बई बाजार स्थित अतहर पिता सरवर बेग के मकान को ध्वस्त करने पहुंची। कार्रवाई के लिए जैसे ही निगम की टीम वहां पहुंची, परिजनों ने विरोध शुरू कर दिया। पुलिस ने पहले ही एहतियात के तौर पर दोनों ओर की गलियों को बंद कर दिया था। बावजूद इसके यहां भीड़ जमा हो गई। विवाद को बढ़ता देखते हुए पुलिस ने मोर्चा संभाला और फिर निगम की टीम ने बेग के 2 मंजिला अवैध मकान पर जेसीबी चला दी। सरकार चाहे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर लाख दावे करे, मगर हकीकत तो कुछ और ही बयां कर रही है और डराने वाली है। राजधानी के हमीदिया अस्पताल के बाद जेपी अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। जेपी अस्पताल में बड़ा हादसा टल गया। दरअसल मंगलवार को करीब 4 से 5 घंटे जेपी अस्पताल की बिजली गुल रही। हमीदिया अस्पताल के बाद जेपी में भी बड़ा हादसा हो सकता था। जेपी अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी वार्ड समेत कई कमरों में बिजली गुल रही। साथ ही एक्सरे, सीटी स्कैन और सोनोग्राफी में भी परेशानी आई। पुरानी लाइन में फॉल्ट आने के कारण बिजली सप्लाई बंद हो गई थी। सब स्टेशन से अस्पताल बिल्डिंग तक पहुंचने वाली केबल में फॉल्ट आया था, जिस वजह से अस्पताल के बी ब्लॉक में लाइट बंद रही। वहीं जब इस बारे में अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव से पूछा गया तो वे जवाब देने के बजाय बगले ताकते नजर आई। और तो और सीएमएचओ डॉक्टर प्रभाकर तिवारी ने भी इस मामले पर बचते हुए नजर आए। सब इंजीनियर का कहना है कि केबल 15 से 20 साल पुरानी थी, अब नई केबल डालने का काम किया जा रहा है। पर यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या मरीजों की जान से खिलवाड़ यूं ही चलता रहेगा? क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले हमीदिया अस्पताल में इसी तरह से एक हादसे में 4 कोविड मरीजों को जान से हाथ धोना पड़ा था। उस घटना के बाद भी प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया और जेपी में भी उस घटना की ही पुनरावृत्ति हुई है।
कांग्रेस के ट्रैक्टर लेकर विधानसभा घेराव पर गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधते हुए कहा कि किसानों के मुद्दे की शुरुआत ट्रैक्टर पर सोफा लगाकर इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने की थी। अब कमलनाथ पूर्ण आहुति करने आ रहे हैं। और किसानों के मुद्दे की शुरुआत ट्रैक्टर पर सोफा लगा के इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने करी थी। सोफा कम ट्रैक्टर शुरुआत, अब ये पूर्ण आहुति करने आ रहे हैं। वो कमलनाथ जी ट्रैक्टर पर बैठ के आएंगे जो कभी 15 महीने में किसान के खेत पे ही नहीं गए। वो राहुल गांधी जिनने सोफा कम ट्रैक्टर चलाया था, उन्हें ये नहीं मालूम कि आलू खेत के नीचे होता है कि ऊपर। आलू से सोना बनाने वाले किसानों के नाम पर ये ठगी बंद कर रहे हैं। किसानों को धोखा देने वाले, कर्जा माफी का जुमला देने वाले, 10 दिन में मुख्यमंत्री बदलने वाले, ये किसानों के लिए ढोंग करना बंद करें, नाटक करना बंद करें। अगर कुछ किसानों के लिए 15 महीने में किया हो तो वो बताएं, फिर किसान के पास आए। कभी 15 महीने में एक किसान के खेत पे गए हो, ओले में या पाले में, बाढ़ में या सूखे में, तो बताएं, फिर किसान के लिए आए तो अच्छा लगेगा। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ को साथ ही विधायकों के साथ ट्रैक्टर से विधानसभा जाने की घोषणा पर आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अब नौटंकी दिखाने का कोई फायदा नहीं है। कमलनाथ को किसानों से धोखाधड़ी के लिए माफी मांगकर नैतिकता के नाते इस्तीफा देना चाहिए। ट्रैक्टर में बैठकर कांग्रेसियों के साथ विधानसभा में जाएंगे तो नौटंकी है। तो वही कहावत हुई, सो चूहे खा के बिल्ली हज को चली। जब मुख्यमंत्री थे तब किसानों को धोखा दिया, किसानों को लूटा, प्रदेश को लूटा, और उसका प्रमाण है चुनाव आयोग ने और इनकम टैक्स ने जब छापे मारे हैं तो 287 करोड़ रुपया जो अधिकारियों से और प्रदेश से लूट कर कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय में जमा किए, उनके सीए के यहाँ चालानी क्या मिले, उनका पीए, उनका ओएसडी, उनका सलाहकार, उनका भांजा और उनकी मोजरवेयर कंपनी, सब इस घोटाले में लूटने में शामिल थी और सरगना थे कमलनाथ जी। अब कमलनाथ जी नौटंकी बंद करो और नैतिकता के आधार पर नेता प्रतिपक्ष से इस्तीफा दो। अब ट्रैक्टर से बैठने से काम नहीं चलेगा। जब हम कहते थे, मुख्यमंत्री शिवराज जी कहते थे आपको विधानसभा में कि कमलनाथ जी आप मुख्यमंत्री हो, आपके पास तो प्राइवेट चार्टर प्लेन है, हेलीकॉप्टर है, जाइए किसानों की समस्या सुनिए, खेत में जाइए। तब आपके पास समय नहीं था। अब आप जब सत्ता से हट गए, जनता ने धक्का दिया, पहले ज्योतिर्दित्य सिंधिया ने धक्का दिया, 25 विधायक मंत्रियों ने धक्का दिया। बंगाल में हुई हत्याओं के मामले में गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बंगाल में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं है। वहां अपराधी सरकार चला रहे हैं। ममता दीदी सरकार नहीं चला रही हैं, इसलिए निर्ममता से हत्याएं हो रही हैं। वहां मैंने बताया कानून व्यवस्था नाम की चीज ही नहीं है बंगाल में। वहां अपराधी सरकार चला रहे हैं, निर्ममता दीदी चला ही नहीं रही है, इसलिए निर्ममता से हत्याएं हो रही हैं। राजनीति को राजनीतिक तरीके से करें तो ठीक है। वहां बालू माफिया, दारू माफिया, कोल माफिया, भू माफिया, ये सरकार चला रहे हैं। और दुखद बात यह है कि मुख्यमंत्री निर्ममता जी के भाई और भतीजे इन सब षड्यंत्रों में सीधे शामिल होते हैं। यह अच्छा नहीं है। जबलपुर में मणिंद्र सिंह अनुविभागीय अधिकारी गोरखपुर एवं तहसीलदार रांझी स्वाति सूर्या द्वारा अधिवक्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार किए जाने के विरोध में जिला कलेक्टर को कार्रवाई हेतु पत्र व्यवहार करने पर भी कार्रवाई नहीं की गई। इसके विरोध में जिला अधिवक्ता संघ द्वारा न्यायालय रांझी एवं अनुविभागीय अधिकारी गोरखपुर का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान जिला बार अधिवक्ता संघ के सचिव राजेश तिवारी ने कहा कि इनके द्वारा लगातार अधिवक्ताओं के कार्य न करना और उनके साथ अभद्र व्यवहार करना, इस तरह की शिकायतें लगातार आती रही हैं, जिसकी एक शिकायत सौंपी गई थी लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं की गई। जिसके विरोध में समस्त अधिवक्ता संघ द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि रांझी न्यायालय और मणिंद्र सिंह अनुविभागीय अधिकारी गोरखपुर के कार्यों का बहिष्कार करेंगे। देखिए, पहले तो आपको जानकारी होना बहुत आवश्यक है
कि बहिष्कार किसका और क्यों किया जा रहा है। तो हम पहले तो आपको उन अधिकारियों के नाम बताएं जिनके न्यायालय का बहिष्कार किया जा रहा है। उसमें सर्वप्रथम श्री मणेंद्र सिंह, अनुविभागीय अधिकारी, जिनको हम एसडीएम के नाम से जानते हैं, जिसको आप लोग सामान्य जन एसडीएम के नाम जानता है। तो एसडीएम गोरखपुर एवं उनके साथ में श्रीमती स्वाति सूर्या, तहसीलदार रांझी, के न्यायालय का बहिष्कार के लिए किया गया है। और इसके अलावा एक है आरआई कर्ण सिंह, जो कि राजस्व निरीक्षक मंडल, बिलहरी राजस्व निरीक्षक, उसका। तो राजस्व निरीक्षक कर्ण सिंह जो है, उसकी शिकायतें पाई गई थी कि जब अधिवक्ता जाते हैं उनके पास में आरआई रिपोर्ट होती है। आपने सुना होगा जब अधिवक्ता नामांकन, सीमांकन, प्रतिवेदन के लिए जब न्यायालय में मुकदमा फाइल करता है तो उसमें आरआई प्रतिवेदन लगता है। तो उसकी शिकायतें लगातार बार को ये मिल रही थी कि उसके द्वारा आपत्तिजनक व्यवहार किया जाता है, टाइम पे काम नहीं किया जाता है, अन्य डिमांड की जाती है। जबलपुर के ओमती थाना अंतर्गत नगर निगम की छत अचानक से धराशायी हो गई, जिसके नीचे सो रही 2 वृद्ध महिलाओं की मौत हो गई। कलेक्टर कार्यालय के सामने नगर निगम के मार्केट के नीचे भिक्षावृत्ति करने वाली 2 बुजुर्ग महिला सो रही थीं। देर रात लगभग 3 बजे मार्केट का छत अचानक से धराशायी हो गया, जिससे ये दोनों बुजुर्ग महिलाएं छत की चपेट में आ गईं और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। तेज आवाज़ सुनने के बाद स्थानीय लोग घरों से बाहर निकले और उन्होंने इस बात की सूचना ओमती थाना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मलबे में बची दोनों बुजुर्ग महिलाओं के शव को निकालकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस इन मृतक महिलाओं की पहचान की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक इनकी पहचान नहीं हो सकी है। इस दर्दनाक हादसे से नगर निगम के द्वारा किए गए निर्माण कार्य पर सवाल उठ रहे हैं। जबलपुर में पनागर थाना अंतर्गत भगत सिंह वार्ड बड़ी खेरमाई रहने वाले वंशकार परिवार को मोहल्ले के ही कुछ दबंगों द्वारा उनके मकान पर कब्जा किए जाने और उनके साथ मारपीट किए जाने पर पुलिस द्वारा आरोपियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई न किए जाने से परेशान पीड़ित परिवार पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा। इस दौरान उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योजना के तहत उनको पट्टा मिला था, लेकिन कुछ लोग उनके मकान पर कब्जा करना चाहते हैं। मना करने पर मारपीट करते हैं, लेकिन पुलिस पर शिकायत करने पर भी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। धमकी देते हैं मारने पीटने की और बोलते हैं ये हमारा घर है। और जो कि इस प्रसाद वो नक्शा जो मिला वो पापा जी की, उसमें मुख्यमंत्री के उसमें से दिया गया है योजना के तहत। उसका पैसा रोका, वो पैसे नहीं आने देते। नगर पालिका में जा के एक दो स्टे लगा देते हैं और लैट्रिन की भी सुविधा नहीं है वहाँ पर। हम लोग लैट्रिन बाहर करने जाते हैं, लैट्रिन नहीं बनने दे रहे, जो कि सरकार द्वारा ऊपर से आदेश है कि लैट्रिन बनना है, वो सोने लाल नहीं बनने दे रहा है। आपने शिकायत की थी शिकायत कई बार, 2 साल हो गए, पैसे नहीं आ रहा, नाम आ गए, किस्त में हर चीज़ हो गया। आपको मारपीट कर रहे थे? मारपीट करते हैं, 1-2 बार लड़ाई भी हो चुकी है, सब चीज़ हो चुका वहाँ पर। और जब भी पूजा करने आती है धमकी देते कि अरे हम मार देंगे। भगत सिंह वार्ड पनागर बड़ी खिरमाई के पास। आगामी कुछ महीनों में संभावित नगर निकाय चुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं। इसी तारतम्य में खरगोन जिला मुख्यालय के गौरीधाम स्थित कांग्रेस कार्यालय पर राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव व प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी कुलदीप इंदौरा के समक्ष सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मुलाकात करके अपना बायोडेटा सौंपा। इससे पूर्व राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष व प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा के निधन पर कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पर्यवेक्षक के रूप में कुलदीप इंदौरा के साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री विजय लक्ष्मी साधो, जिला कांग्रेस अध्यक्ष व विधायक झूमा सोलंकी, खरगोन विधायक रवि जोशी आदि उपस्थित रहे। राजगढ़ के खुजनेर गौशाला के उपाध्यक्ष कमल यादव व पार्षद ने शासन से मांग की है कि खुजनेर गौशाला में 700 या 800 गायें हैं। उनके रखरखाव के लिए जो राशि मिलती है उसमें गौशाला की देखरेख करने में दिक्कत आती है तथा उचित राशि शासन और प्रशासन से देने की मांग की है। कमल यादव एक जनप्रतिनिधि होने के साथ साथ गौशाला की भी पिछले 15 वर्षों से सेवा कर रहे हैं। इस मौके पर रामचंद्र नागर व अन्य गौशाला कर्मचारीगण मौजूद रहे।
अभी हमने श्री सांवलिया गौ सेवा आश्रम में गायों की संख्या अधिक होने के कारण अभी हमने बारिश से पहले टिन शेड लगवाया है, जिसकी लागत 7 से 8 लाख रुपए है। और हमने सभी गायों के लिए बछड़े अलग, बड़ी अलग, बूढ़ी अलग, ऐसे करके हमने 10 खंड बनाए हैं 40-40 के, जो आराम से रह सके, खाना उनके लिए चारा पानी आराम से खा सके। हमारे पास 3 ठेल है, 2 ट्यूबवेल अभी वर्तमान में चालू है और अभी पानी के लिए हमने एक नया कुआं खुदवाया जिसका काम चल रहा है, पानी निकल आया है। और हमारी ये सोच है कि किसानों को हम नाडेप टाका बनाकर जैविक खाद उनको प्रदान करें। राजगढ़ के खुजनेर नगर में शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के कार्यकारी प्राचार्य विश्वकर्मा ने बताया कि हमारे विद्यालय में नगर खुजनेर के अन्य विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है, जिसकी शीघ्र ही शिक्षा विभाग से मांग की गई है तथा उन्होंने खुजनेर में महाविद्यालय की मांग पर जोर दिया। इस विषय में छात्रों से भी बात हुई तो उनका भी कहना है कि खुजनेर में महाविद्यालय होना जरूरी है। यहाँ से तकरीबन 700 से 800 स्टूडेंट्स हर साल 12वीं पास करके 30 से 40 किलोमीटर दूर शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। अगर खुजनेर में महाविद्यालय खुल जाए तो इनको आसानी होगी। समस्या तो यही है कि यहाँ स्टाफ की बहुत कमी है। यहाँ पे कई सारे जो सब्जेक्ट नहीं हैं, जो सब्जेक्ट तो हैं लेकिन उनके शिक्षक नहीं हैं। और वो टीचर आज से नहीं, करीबन 4-5 साल से ये पद रिक्त हैं। जब से मॉडल अलग हुआ है तब से यहाँ पर वो पद वैकेंट हुए हैं। हालांकि अतिथि विद्वान उसकी जो पूर्ति कर रहे हैं, लेकिन होना चाहिए ना, वो जो है काफ़ी समय से मांग चल रही है। सर यहाँ पे विद्यालय की मांग समय समय पर उठ रही है, आप इससे कितने? बिल्कुल, महाविद्यालय यहाँ होना चाहिए। यहाँ पर जो है करीबन हर साल 700 से 800 बच्चे निकल रहे हैं हायर सेकेंडरी स्कूल 12th में, और अलग अलग संकाय के निकल रहे हैं। काफ़ी समय से महाविद्यालय की मांग चल रही है, नगर में महाविद्यालय होना चाहिए। मेरे यहाँ से ही जो है करीबन 150 से 200 बच्चे जो हैं 12th क्लास पास आउट होते हैं अलग अलग विषय के। और इसी तरह से यहाँ पे गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ पे होते हैं, वहाँ भी पास आउट हो रहे हैं। और यहाँ करीबन इस नगर में 5 से 7 हायर सेकेंडरी स्कूल हो चुके हैं इस समय। तो अब वो बच्चे जो है अगर राजगढ़ जाते हैं तो 35 किलोमीटर दूर उनको पड़ता है। नरसिंहपुर के गोटेगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला नसबंदी शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण इलाकों से बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। गोटेगांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बीएमओ डॉक्टर नंदकिशोर महलवार ने बताया कि करीब 61 महिलाओं का नसबंदी ऑपरेशन सुरक्षापूर्ण ढंग से किया गया है। यह शासन की गाइडलाइंस के अनुसार मास्क लगाकर एवं सैनिटाइजेशन कर यह नसबंदी शिविर का सफलतापूर्वक आयोजन गोटेगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया है। महिला नसबंदी शिविर हफ्ते में 3 लगाए जा रहे हैं, मंगलवार, बुधवार, शनिवार। मंगलवार को डॉक्टर अंशुमान मिश्रा जी द्वारा किया जा रहा है, जो कि विक्टोरिया हॉस्पिटल जयपुर के हैं। और बुधवार एवं शनिवार को डॉक्टर शिव के द्वारा किया जा रहा है, जो नरसिंहपुर जिला अस्पताल में। सर इसमें सुविधाएं वगैरह क्या प्रदान की जा रही है? मतलब सुविधाएं इन लोग को, हितग्राहियों को तो 2000 रुपये मिल ही रहा है, वो है ना। और पेरा को 300-400 रुपये दिया जाता है। फाइनेंस कंपनी में बदनावर शाखा के मैनेजर को 2 माह पहले 4 लेन पर गोली मारने के मामले में पुलिस की पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। फरियादी ने 3 अक्टूबर की रात खुद को गोली मार ली थी। रतलाम एसपी गौरव तिवारी ने खुलासा करते हुए बताया कि शक्तिनगर निवासी 30 वर्षीय शेल्डन एंथोनी की रिपोर्ट पर बिलपांक थाने में जानलेवा हमले का एक प्रकरण दर्ज किया गया था। इसे जिला अस्पताल से गंभीर अवस्था में इंदौर रेफर किया गया था। उसके बाद अस्पताल से छुट्टी होने पर शेल्डन से गहन पूछताछ करने पर शेल्डन ने स्वीकार किया कि उसने खुद को ही गोली मार ली थी। पिस्तौल और कारतूस बड़वानी के सिकलीगढ़ से खरीदना बताया गया। शेल्डन ने बताया कि आर्थिक तंगी के चलते खुदकुशी की कोशिश की थी। एंथोनी पर पुलिस को गुमराह करने, साक्ष्य छुपाने व अवैध हथियार रखने का मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेजने का आदेश दिया गया है। रतलाम शहर का यातायात सुगम बनाने के लिए रतलाम पुलिस की पहल शायद अब लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। शहर के यातायात को सुगम बनाने के लिए लगाए गए बैरिकेड से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं।
रात के समय असामाजिक तत्व इन बैरिकेड्स को सड़क पर गिरा देते हैं, जिससे बैरिकेड्स को नुकसान तो होता ही है, दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। इन्हीं समस्याओं को लेकर भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष सोनू यादव व युवा मोर्चा पदाधिकारियों ने एडिशनल एसपी सुनील पाटीदार को एसपी गौरव तिवारी के नाम एक ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने मांग की है कि शहर में लगे बैरिकेड्स को तत्काल हटाया जाए, जो जनता के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। रतलाम पुलिस ने सुपारी किलर लाला खान को गिरफ्तार किया था, जिसने पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसका पीछा करते हुए उसे फिर से पकड़ लिया। भागने में सुपारी किलर के घायल होने की सूचना है। सूत्रों के अनुसार उसके पैर में गंभीर चोट लगी है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बरलीपाड़ा रामपुरिया निवासी 21 वर्षीय मुकेश की 14 दिसंबर को नौकरी से घर जाते समय औद्योगिक थाना क्षेत्र के ग्राम मुंशीपाड़ा के निकट गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में पुलिस ने सैलाना के अशोक नामक व्यक्ति के साथ ही सुपारी किलर लाला खान और दिनेश को गिरफ्तार किया था। अशोक ने इन दोनों को हत्या के लिए 2.5 लाख रुपए की सुपारी दी थी। जब पुलिस बरामदगी के लिए लाला को लेकर आशापुरी गई तो आरोपी लाला खान आरक्षक को धक्का देकर और उसकी आंखों में धूल झोंककर हथकड़ी सहित भाग खड़ा हुआ, लेकिन पुलिस ने उसका पीछा करते हुए उसे पकड़ने में सफलता हासिल की। सिलवानी में तारण तरण जैन समाज के द्वारा महान आध्यात्मिक संत श्रीमद जन आचार्य तरण मंडलाचार्य महाराज की 572वीं जयंती नगर में उत्साहपूर्वक मनाई गई। इस दौरान जैन समाज ने नगर में चल समारोह निकाला। चल समारोह में चांदी जड़ित पालकी में तारण स्वामी द्वारा विचरित मां जनवाणी ग्रंथ को रखा गया। पालकी को समाज बंधु श्रद्धापूर्वक कंधे पर उठाए जय जयकार करते हुए शामिल हुए। चल समारोह विभिन्न मार्गों से निकलकर प्रारंभिक स्थल पर पहुंचकर समाप्त हो गया। यहां पर जरूरतमंद लोगों को ठंड से बचाव के लिए 501 कंबलों का वितरण किया गया। टीकमगढ़ जिले में व्याप्त जल संकट के निदान के लिए समय समय पर नेताओं व शासन प्रशासन ने प्रयत्न किए, लेकिन पानी के संकट से निजात नहीं मिली। अब टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी ने टीकमगढ़ विधानसभा में व्याप्त जल संकट को दूर करने के लिए बीड़ा उठाया है, जिसके चलते 21 दिसंबर सोमवार को टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी ने एक योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हुए 5 ग्राम पंचायतों में 2,09,27,000 रुपए की लागत से नल जल योजना का भूमि पूजन किया। साथ ही एक गांव में 55 लाख की गौशाला का भी भूमि पूजन किया। उक्त नल जल योजना कार्य से लगभग 15,000 की ग्रामीण आबादी को स्वच्छ पीने योग्य पानी मिलेगा। उज्जैन जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई से लगातार गुंडे और माफियाओं के खिलाफ निर्माण पर कार्रवाई करने में लगे हुए हैं। पवासा थाना क्षेत्र में यशवंत लोहार के अवैध निर्माण को कोतवाली सीएसपी पल्लवी शुक्ला के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी मुनेंद्र गौतम ने अपनी टीम के साथ व जिला प्रशासन की टीम के साथ पहुंचे और मकान को जमींदोज कर दिया। हाल ही में युवक कांग्रेस के 7 साल के अंतराल के बाद चुनाव संपन्न हुए थे, जिसमें विदिशा जिला अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ रहे डॉक्टर अंकुर गुप्ता, जो दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा वोट पाने के बाद उपाध्यक्ष चुने गए थे, ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए निर्वाचन के दौरान काउंटिंग की प्रक्रिया पर आपत्ति दर्ज कराते हुए अपना इस्तीफा सौंपने की घोषणा की। डॉक्टर अंकुर गुप्ता ने कहा कि जितने भी वोट जिले भर में डाले गए हैं और जो रिजेक्ट किए गए हैं उनके बारे में जानकारी नहीं दी गई। साथ ही साथ जिले में विधानसभा बार डाले गए वोटों की जानकारी भी नहीं दी गई। इसी बात से नाराज होकर उन्होंने इस्तीफा दिया है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे पहले तो मैंने इसलिए दी है, मैं अपने जिला युवक कांग्रेस उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। दूसरा आपत्ति लेने का कारण ये है कि आपने काउंटिंग का जो क्राइटेरिया था या रिजेक्शन का क्राइटेरिया था वो अभी स्पष्ट नहीं हुआ है कि हमें जिलाध्यक्ष को, जिला महासचिव को, प्रदेश अध्यक्ष को, प्रदेश महासचिव को किस किस विधानसभाओं से कितने कितने वोट मिले हैं, प्रदेश अध्यक्ष को, प्रदेश महासचिव को किन किन विधानसभाओं से, किन किन जिलों से कितने कितने वोट मिले।
जबलपुर में थाना कटंगी अंतर्गत मां बेटी की दोहरी अंधी हत्याकांड के 10,000 के इनामी फरार आरोपी लल्ला उर्फ अश्विनी बर्मन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से घटना में प्रयुक्त बका और एक मोबाइल भी जब्त किया गया है। गौरतलब है कि कुछ समय पहले मां बेटी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी और वरिष्ठ अधिकारियों एवं FSL की टीम की उपस्थिति में घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करते हुए पंचनामा कार्यवाही कर शवों को PM के लिए भेजा गया था और अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध करते हुए प्रकरण विवेचना में लिया गया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जैसा कि आप सभी को विदित है, थाना कटंगी चौकी बेलखाड़ू अंतर्गत 10 नवंबर को बेलखाड़ू पड़ाव में एक डबल मर्डर हुआ था, जिसमें एक मां बेटे को धारदार हथियार से गले एवं सिर पर प्रहार करके उनकी हत्या कर दी गई थी, जिस पर से कि 302 का अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध जो मुकदमा जो है वो पंजीबद्ध किया गया था। इसका क्राइम ब्रांच की टीम एवं स्थानीय थाना पुलिस की। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर के साथ। नमस्कार।